हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन क्लास 12 का फिजिक्स, और जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर देखने वाले हैं। इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी। आप लोग फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल में जाके देख सकते हैं, और इसके बाद भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। उसके प्रिंट आउट्स निकालो, बेटर रहेगा, और उसके ऊपर ही चेंजेस करते जाओ, मैं बताती हूँ, ताकि आपका जल्दी लर्निंग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों, चैप्टर 8 का प्रिंट 1-2 पेजेस थोड़े ख़राब आए हैं, लेकिन अभी लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करती हूँ। MCQs ही है वैसे भी, ठीक है। अ मेटल फॉइल ऑफ निग्लिजिबल, मैं रीड करके बता रही हूँ। अ मेटल फॉइल ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एट द सेंटर। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी। अब 2 कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर हम कोई फॉइल या फिर डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मेटल फॉइल मतलब निग्लिजिबल थिकनेस की, बहुत ही कम थिकनेस, मतलब नहीं के बराबर, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन सेम जो है सी, वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अ कैपेसिटेंस इन एफ ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज। यहाँ पे आर देख के रखा है 1 मीटर, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, C निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। एक मिनट, कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर, तो हमें C निकालना है। तो देखो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, तो हमने क्या किया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करना था, तो हमने 1 डिवाइड बाई उसको ऐसे लिखा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो आपने क्या किया, आर वैसे ही रखा, और इस वैल्यू को आपने 1 डिवाइड बाई लिखा, ताकि आपके पास उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो आपके पास 1 कितना है, देखो रेडियस 1 ही है, तो हमने R1 पुट किया और डिवाइड बाय 9 × 10⁹ किया, तो आपको आंसर मिलता है 1.9 × 10⁻10 फैरेड। ओके, 1.1 × 10⁻10 फैरेड। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ये वाला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वीडियो जरूर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, its potential energy will be minimum when the angle between its axis and a field is। तो बच्चों इसका आंसर है 0। एंगल कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि देखो PE sin थीटा होता है, राइट ना, और थीटा अगर 0 रहा तो ये पूरा 0 बनेगा, और ये पूरा टर्म यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए अगर ये 0 एंगल रहा तो हमें मिनिमम, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी पूछी है, मिनिमम। अगर वो मैक्सिमम पूछते तो हम यहाँ पे 90, क्योंकि साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पूछते तो 90 लिखते, लेकिन यहाँ मिनिमम पूछा है इसलिए 0। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा जा रहा है, ब्रॉट टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो पोटेंशियल जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या रहेगा, इंक्रीजेस। उसके बाद वर्क डन इन अ कैरिंग चार्ज Q वंस राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस विथ चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक Q चार्ज है और उसका जो दूसरा चार्ज बोला है उन्होंने Q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस R रहेगी। तो उन दोनों का वर्क डन क्या होगा वो पूछा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय R होता है। और यहाँ उन्होंने सेंटर पे पूछा है, देखो कहाँ पूछा है, सेंटर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, एक बार वापस पढ़ती हूँ मैं। देखो, द वर्क डन इन अ कैरिंग अ चार्ज Q वंस राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस R विथ चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल।
मतलब ये कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल में हमें पूछा है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे आर क्या होगा, 0, राइट, एंड डिवाइड बाय 0 मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि सेंटर पे पूछा है उन्होंने, सेंटर पे ऑब्वियसली वर्क डन क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे ये लिख के आएंगे बट नो, इट सेंटर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, एक बहुत ही अलग सवाल उन्होंने पूछा है, यू आर गिवन अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लेबल एज 8 माइक्रोफैरेड टू 250 माइक्रोफैरेड। मतलब आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दिए हैं जो 8 माइक्रोफैरेड के हैं एंड 250 वोल्ट के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स नीडेड टू गेट एन अरेंजमेंट इक्विवेलेंट ऑफ 16 माइक्रोफैरेड एंड 1000 वोल्ट। मतलब देखो कितने कैपेसिटर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमें 16 माइक्रोफैरेड वैल्यू मिलेगी एंड 1000 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा। तो देखो अगर हमने ऐसे 4 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए तो इनका 250 वोल्ट और 8 माइक्रोफैरेड वैल्यू है, मान लो 4 कैपेसिटर्स अगर हमने ऐसे कनेक्ट किए तो हमें कितना मिलता है वोल्टेज, 250 250 250 250, टोटल 1000 वोल्टेज मिलेगा, राइट। देखो ऐसे 4 कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए तो ये 250 250 250 250 1000 वोल्ट मिला, लेकिन इसका जो सीरीज का कैपेसिटेंस है वो कम हो गया, वो कितना हो गया, दैट इज 2 माइक्रोफैरेड, बट ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस रिड्यूसेस 2 माइक्रोफैरेड। लेकिन हमें कितना चाहिए, 16 माइक्रोफैरेड चाहिए, राइट। इसीलिए हमने क्या किया, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनाए, 8 कॉम्बिनेशन, ताकि हमें कितना मिलेगा, 8 2 16 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर मिलेगा। तो ऐसे 8 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ऐसे 4 एंड ऐसे 8, तो कितने होंगे, टोटल कितने कैपेसिटर्स लगेंगे, 32 कैपेसिटर। उन्होंने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ही पूछे हैं। देखो क्या पूछा है, 8 माइक्रोफैरेड एंड 250 वोल्ट के नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का कितना, कैसा अरेंजमेंट करना होगा, कितने कैपेसिटर लगेंगे ताकि आपको 16 माइक्रोफैरेड वैल्यू मिले एंड 1000 वोल्ट वोल्टेज मिले। तो ऐसे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो 1000 वोल्ट मिलता है, लेकिन इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड से डिक्रीज होता है, तो हमें 16 चाहिए। तो हमने क्या किया, ये ऐसे 2 ऐसे कितने किए, 8 किए, तो 8 करने से आपको 8 2 16 माइक्रोफैरेड मिलेगा। तो इतने कैपेसिटर लगने चाहिए ना, तो ये 4 और ऐसे 8 रोज, तो 8 4 32 कैपेसिटर्स हमें यहाँ पे लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 32। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आपको, लेकिन अगर प्रिंट आउट निकालोगे, मैं पढ़ती जाऊंगी तो इतना टाइम नहीं है एक्चुअली लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले रही हूँ। A parallel plate capacitor with oil between the plates. Dielectric constant of oil K is equal to 2. Parallel plate capacitor लिया है with oil between the plates. Dielectric constant दिया है K is equal to 2. Has a capacitance C. If the oil is removed, पहले oil रखा था, अब oil हमने निकाल लिया. Then capacitance of the capacitor becomes. देखो आपको यहाँ पे उसका रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है। जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K को। तो इनिशियली C, मतलब इनिशियली K कितना था, 2, तो C इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2। आपके पास फॉर्मूला C बाय C डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K उन्होंने दे के रखा है 2, ओके। अब ऑयल आपने पूरा रिमूव कर लिया, मतलब C डिवाइड बाय C डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 आएगा। C डैश निकालना है, तो C डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, C डिवाइड बाय 2, मतलब कैपेसिटेंस कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो C डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, C डिवाइड बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे K इज इक्वल टू 2 दे के रखा है। उसके बाद देखो बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। बहुत सारे इसमें यही है, अपने क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब होता है, इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब एक ऐसा पोलराइजेशन है जो हमें डिस्क्राइब करता है किसी मटेरियल का बिहेवियर जब हम उसको एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, एंड इट ऑकर्स व्हेन अ डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म्ड इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइपोल मोमेंट पता है, मतलब जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स यूनिट एज जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब
जूल पर कूलम, ये उसका एसआई यूनिट है। एंड इज इट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? ऑब्वियसली यहाँ एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। देन व्हाट इज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स मतलब दो सब्सटेंस इन विच induced dipole moment are in the direction of field and is proportional to the field strength। उसमें जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। ये चैप्टर आपको डिटेल में देखना पड़ेगा इसके लिए। जो उसमें जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जहाँ पे जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है, एंड वो फील्ड स्ट्रेंथ को ही प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, उनको कहा जाता है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब उनके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, आपको पता है, इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो उसके बाद देखो व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इफ द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट, द बैटरी रिमेनिंग कनेक्टेड। आपने वो कैपेसिटर को बैटरी कनेक्ट भी की है, तो दो प्लेट्स जो है वो दूर लेके गए तो उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट ना? तो क्या होगा इस केस में? एनर्जी स्टोर जो है कैपेसिटर में उसका क्या होगा? तो देखो द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी, आपने उसको बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, हेंस मूविंग द प्लेट्स फर्दर अपार्ट डिक्रीजेज द कैपेसिटेंस। आप जैसे जैसे उसको दूर लेके जाओगे उसका आर जो है वो डिस्टेंस जो है कम होगा, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा उसका कैपेसिटेंस भी कम होगा, हेंस उसकी वजह से उसकी एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर में वो भी कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से एनर्जी चेंज होगी। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे एनर्जी का फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, तो डी इंक्रीजेस वी ई डिक्रीजेस एंड डी डिक्रीजेस ई इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। अब क्या बोला है देखो, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया है। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁸ मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। मतलब यहाँ पे ये 2 क्या दिया है हमें? वोल्टेज दिया है, एंड डिस्टेंस दिया है 4 × 10⁻⁸। तो ये क्या होगा? देखो ये बनेगा दैट इज 0.20 और ये जो 10⁻⁸ ऊपर जाके क्या बनेगा? -8 का +8 होगा, और अगर एक डिजिट हमने शिफ्ट किया तो ये बनेगा 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल ही दिया है। क्या न्यूमेरिकल है देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 50। Z इज इक्वल टू क्या दिया है? 50 ऑफ रेडियस 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर। पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइड बाय R। यहाँ पे क्या बोला है? Z एटॉमिक न्यूक्लियस है, Z × E आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है और न्यूक्लियस का Z एक है, तो दो चार्जेस ये बन गए, डिवाइड बाय R। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। Z क्या है? यहाँ पे 50 दिया है, एंड चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻19 होती है, ये -19 है। ठीक है, 9 इंटू ये कितना दिया है? -13, तो ये 9 × 10⁻13 इंटू ये क्या है? 10⁻2। ओके, ये सेंटी का 10⁻2 लिया है। ठीक है, 9 × 10⁻13 इंटू 10⁻2, तो ये सब वैल्यूज हमने पुट की एंड देन उसको सॉल्व किया, तो हमें आंसर मिलेगा 8 × 10⁶ वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरेड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कम किया दोनों का, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस को, कैपेसिटेंस। देन C1/C2 इज इक्वल टू क्या आएगा? D2/D1 आएगा, बिकॉज C1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/D1 एंड C2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/D2। अगर दोनों का रेशो लिया C1/C2 तो ये D2 ऊपर जाएगा, D1 नीचे आएगा, तो हमें क्या निकालना है? C2 निकालना है। तो C2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? C1 × D1 डिवाइड बाय D2। तो यहाँ D1 क्या दिया है? C1 क्या दिया है? 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड की वैल्यू क्या होती है? 10 × 10⁻6। देन D1 क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर, मतलब D इज इक्वल टू 9 × 10⁻2 मीटर होगा।
एंड D2 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻² होगा। एक मिनट ना। D2 what will be its capacity if the distance between the plates is reduced by 6 सेंटीमीटर, मतलब रिड्यूस किया है, पहले 9 था, अब कितना हुआ, ये D1, D2 कितना होगा 9 माइनस 6 मतलब 3 सेंटीमीटर बनेगा, तो ये कितना होगा 3 इंटू 10⁻², रिड्यूस किया तो ये रिड्यूस करने के बाद 3 इंटू 10⁻² बनेगा। अब देखो ये 3 3 जा 9 होगा, 10 3 जा 30, 10⁻² और ये -2 कैंसल, 10⁻6 बचा, -6 की वैल्यू होती है माइक्रोफैरेड, तो ये बनेगा 30 माइक्रोफैरेड। आया समझ में? अब देखते हैं शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। हम क्या करते हैं, 2 प्लेट्स लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करते जाते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, टू डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर अ मेटल प्लेट P1 हैविंग एरिया A, मेटल प्लेट P1 हैविंग एरिया A, मेटल प्लेट P2 हैविंग एरिया A, दोनों का एरिया सेम रहेगा, A विथ सम पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर दोनों चार्जेस है। बी गिवन टू द प्लेट, लेट इट्स पोटेंशियल बी, इट्स कैपेसिटी C1 इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला है। नाउ इसका चार्ज इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। नाउ कंसीडर अनदर इंसुलेटेड प्लेट P2 held near the plate P1. By induction a negative charge is produced on the nearer face and इंडक्शन होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके इधर आएगा, इसको कहता है इंडक्शन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द फादर साइड, मतलब बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपनी लैंग्वेज में लिखा करो आंसर कभी भी। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज लोवर्स द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1। ये जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ उसकी वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हुआ, वाइल द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज रेजेस इट्स पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल कम करेगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। एज द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू P1 इट इज मोर इफेक्टिव। ये इसके क्लोज है तो ये मोर इफेक्टिव है, बिकॉज एंड दस देयर इज अ नेट रिडक्शन इन पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1। इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो पोटेंशियल ऑब्वियसली कम होगा। और इस केस में देखो पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे इफ द आउटर सरफेस P2 इज कनेक्टेड टू अर्थ, ये अर्थिंग को कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये सभी पॉजिटिव चार्ज वहां पे चला जाएगा, वापिस ये निगेटिव चार्ज अभी पूरा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोकस करेगा। पहले तो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था, अब उसका फोकस पूरा यहाँ पे है, मतलब इसका पोटेंशियल और डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस और बढ़ेगा। ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे। पहले प्लेट रखी, फिर थोड़ा कैपेसिटेंस बढ़ा, वापिस ग्राउंड को कनेक्ट किया, वापिस कैपेसिटेंस बढ़ा, ऐसे कैपेसिटेंस उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को अभी हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया तो यहाँ का पूरा पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो इसका पोटेंशियल कितना डिक्रीज हुआ, V माइनस V1 से डिक्रीज हो गया। मतलब मान लो इसका पोटेंशियल अभी V1 है, तो पहले V था, अब V माइनस V1 हो गया। Therefore, if V1 is the potential on plate P2 due to charge minus Q, then the net potential of the system will now be V minus V1। कम हो गया पोटेंशियल, उसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है बढ़ गया, C2 is equal to Q divided by V minus V1। Hence, C2 is greater than C1। The capacity of metal plate P1 is increased by placing an identical earth कनेक्टेड मेटल प्लेट P2 नियर टू इट। उसकी वजह से ये प्लेट रखने से इसका पोटेंशियल जो है कम होता है, कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ता जाता है। ऐसे हम लोग प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं और इसी को हम लोग एज अ कैपेसिटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो सबसे पहले आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखो इसको। कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो यहाँ पे हमने एक प्लेन शीट लिया है, ये प्लेन शीट है, ठीक है, चार्ज प्लेन शीट। तो हमने क्या किया, इस चार्ज प्लेन शीट को एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, एक सिलेंडर जैसा। इसके लिए आप लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखो क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। यहाँ पे इस प्लेन शीट के वहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस का एक P पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया और वही उसी दूसरी साइड में P डैश ये पॉइंट हमने कंसिडर किया। तो अभी इसका जो टोटल फ्लक्स हमें निकालना होगा वो कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन एट दिस पॉइंट P।
टू द क्लोज इंटीग्रेशन एट दिस पॉइंट, मतलब फ्लक्स ऑफ एट पॉइंट P टू द फ्लक्स एट पॉइंट P डैश, इन दोनों की एडिशन ये टोटल फ्लक्स रहेगा। ओके, मतलब फाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन फ्लक्स मतलब EDS आएगा किसका, P पॉइंट पे, एंड क्लोज इंटीग्रेशन EDS एट P डैश, दोनों का हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा एट दिस प्लेट। तो वही हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे निकालना है। तो देखो सबसे पहले फाई का फॉर्मूला है वो हमें लिखना होगा, तो वही हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। ओके, ये लिखा। उसके बाद बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी, दैट मीन्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये फ्लक्स होता है। उसके बाद हम लिखेंगे कि अगर हमें उसका फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे P एंड P डैश पे, वही हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट P at a distance r from the sheet. Imagine a Gaussian surface around a P in the form of cylinder having cross sectional area A and length 2r. क्योंकि इस साइड की लेंथ जब r हो, एक साइड की लेंथ r, तो दोनों साइड की लेंथ क्या बनेगी, 2r बनेगी। दो पॉइंट्स हमने लिए हैं ना, फ्रॉम इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। द प्लेन शीट passes through the middle of the length of the cylinder such that the ends of the cylinder called end caps P and P dash are equidistant from the प्लेन शीट। उसके इक्वी डिस्टेंस पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं, तो दोनों का जो फ्लक्स होगा वही हमारा टोटल फ्लक्स रहेगा। तो यहाँ पे बाय सिमेट्री इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। यहाँ पे थोड़ा बहुत चल सकता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन एट पॉइंट P टू द क्लोज इंटीग्रेशन एट पॉइंट P डैश। तो इसका क्लोज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है E इंटू ए प्लस इसका E इंटू ए, दोनों का सेम है, सिमेट्री मतलब ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये बनेगा 2 इंटू ई है। ओके, अब फाई का अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वो 2 इंटू ई आता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, तो हम क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ए पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई आएगा। सो हमें ई चाहिए, तो ई को एज इट इज रखो, 2a को इधर शिफ्ट करो, यहाँ पे ए कैंसिल होगा, ये a एंड ये a निकल जाएगा और बचेगा क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल। डायग्राम निकालो, ठीक से उसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखो एंड देन प्रूव करो। उसके बाद नेक्स्ट तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स डज नॉट कोइंसाइड, जिनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होता उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होता उनको पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जहाँ कोइंसाइड होता है उसको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का शेप सेम नहीं होता, उसकी वजह से। उसका रिप्रेजेंटेशन देखो ऐसे होता है, मतलब मान लो ये मॉलिक्यूल, इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड एक साइड में आ जाता है, सेंटर में उसको ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब ये एक साइड में आ गया, इसको कहा जाता है नॉन पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक, कोइंसाइड नहीं होता वो। यहाँ पे देखो, यहाँ सेंटर में ही एग्जैक्टली, तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कोइंसाइड होते हैं बट यहाँ कोइंसाइड नहीं होते। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। ये कितना है, -30 सेंटीमीटर। दे एक्ट एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एज द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एग्जाम्पल कौन से HCl है, वाटर है, अल्कोहल है, NH3 है। उसके बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन पोलर का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नॉन पोलर। उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होता है। एंड दे हैव सिमेट्रिकल शेप, उनका शेप सिमेट्रिक होता है। हैव जीरो डाइपोल मोमेंट इन द नॉर्मल स्टेट, जैसे कि H2N2O2 CO2 बेंजीन मिथेन। ओके, ये उसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पूछा है, 4th क्वेश्चन। 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे कनेक्ट किया और उनको ही सीरीज में 3rd कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जिसका 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। तो पहले पैरेलल का कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, C1 + C2, तो दोनों की एडिशन हुई तो कितना बनेगा, 4 माइक्रोफैरेड। एंड सीरीज का कैसे निकालते हैं, ये 4 का भी सीरीज के साथ कनेक्ट किया तो इन सीरीज का 1/2
C1 डिवाइड बाय प्लस 1/C2, ये डायरेक्टली ऐसे निकालते C1 प्लस C2, इसको 1 करना पड़ता है। तो टो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे 1/CAC इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 बनेगा, तो ये होगा 16 डिवाइड बाय 48, राइट। तो ये कितना होगा 3 तो ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो हमें C चाहिए, तो ये ऊपर 3 जाएगा, मतलब ये कितना बनेगा CAC इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। ओके, सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद ऐसा ही उन्होंने एक 2 चार्जेस रखे हैं, देखो Q1 एंड Q2, 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2, इसका डिस्टेंस है A, इसका डिस्टेंस है B फ्रॉम द सेंटर, और उन्होंने फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए बोला है, मतलब σ1/σ2 निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का सेम बोला है, इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1/A इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/B। तो यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, कैंसिल होगी, Q1/Q2 इज इक्वल टू A/B बनेगा। σ1 का फॉर्मूला होता है Q1/4πA², σ2 Q2/4πB² आएगा, ठीक है। इसका मतलब σ1/σ2 किया तो क्या बनेगा, σ1/σ2 इज इक्वल टू Q1/4πA² डिवाइड बाय Q2/4πB², तो ये 4π कैंसल, तो Q1/Q2 इज इंटू ये B² ऊपर जाएगा, A² नीचे आएगा, Q1/Q2 इंटू B²/A², दैट इज इक्वल टू A/B। Q1/Q2 क्या है A/B इंटू B²/A², तो इसमें एक A कैंसिल होगा, एक B कैंसिल होगा, बचेगा B/A। सिंपल था, देखो ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, ये भी न्यूमेरिकली है एंड लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अ मॉलिक्यूल with a dipole moment P is placed in an electric field of strength E. Initially, the dipole is aligned parallel to the field. Dipole moment का formula है. If the dipole moment is to be rotated to be anti-parallel to the field, find the work required to be done by an external agent. अब देखो जहाँ डाइपोल मोमेंट अलाइन पैरेलल होता है वहाँ थीटा 0 डिग्री होता है, जब एंटी पैरेलल होता है वहाँ थीटा 180 डिग्री होता है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, P इंटू E इंटू कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। थीटा 0 कितना है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो 1 माइनस -1 क्या बनेगा, दैट इज माइनस माइनस प्लस 2 बनेगा, तो ये कितना होगा 2PE, ये फॉर्मूला होगा वर्क डन का, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल। तो बच्चों 2 मार्क्स के ऐसे 2 मार्क्स के लिए उन्होंने 3 न्यूमेरिकल पूछे एंड बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी बहुत सिंपल है। तो होप सो आपको समझ में आएगा। 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे पूछो। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।